ओके, सो क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे आज। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है इफ इन द फिगर S1 and S2 are identical springs, the frequency of oscillation of mass m is f. If one spring is removed, the frequency will become. तो जब आपके पास दोनों स्प्रिंग्स हैं यहाँ पे, तो इनिशियल फ्रिक्वेंसी जो है आपको पता है, ऐसे स्ट्रक्चर में स्प्रिंग कांस्टेंट S1 दिया है, S2 दिया है, ए स्प्रिंग बी स्प्रिंग, और ऐसे स्ट्रक्चर में दीज टू स्प्रिंग्स आर इन पैरेलल, आपको पता होता है। तो हमको पता है फ्रिक्वेंसी क्या होता है। फ्रिक्वेंसी 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ के इक्विवेलेंट बाय एम। मैंने कल के सेशन में बताया था, लास्ट सेशन में बताया था कि कैसे आता है, राइट। ओके, तो फ्रिक्वेंसी एफ से डिनोट करो या एन से डिनोट करो। यहाँ पे एफ बोला है तो इसलिए मैं एफ से डिनोट कर रहा हूँ। और आपको पता है कि इस केस में के इक्विवेलेंट K1 प्लस K2 होता है, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट इज K1 प्लस K2। तो एफ आ गया आपका 1/2 पाई। ओके, ऑलराइट। ओके, 1/2 पाई। और स्प्रिंग S1 एंड S2 है बेसिकली एट पोजिशन 1 एंड 2। तो उन्होंने बोला भी है आइडेंटिकल स्प्रिंग का मतलब, आइडेंटिकल स्प्रिंग का मतलब K1 और K2 की वैल्यू सेम, मतलब 2 के आ जाएगा। तो ये स्प्रिंग 1 स्प्रिंग 2 विथ स्प्रिंग कांस्टेंट K एंड K, तो ये आपका आ जाएगा 2K बाई M। अगर अब मैं एक स्प्रिंग को रिमूव कर देता हूँ, इफ वन स्प्रिंग इज रिमूव्ड, सॉरी फॉर दिस, इफ वन स्प्रिंग इज रिमूव्ड, अगर हमने एक स्प्रिंग को रिमूव कर दिया, then we will get f dash equal to 1/2 pi under root of k by m। क्योंकि एक ही स्प्रिंग रह गया, तो फ्रीक्वेंसी इज 1/2 pi under root of k by m। तो f dash अपॉन f अगर मैं करता हूँ तो 1/2 pi under root of k by m अपॉन 1/2 pi under root of 2k by m। तो 2 pi कैंसिल, ये सब कैंसिल, तो f dash इक्वल टू f अपॉन अंडर रूट ऑफ 2, राइट। तो यू हैव दिस एज ऑप्शन नंबर डी। ऑलराइट, तो सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ मास m 17th, if a mass m is vertically suspended from a spring of negligible mass, तो स्प्रिंग का मास नहीं है, वर्टिकली सस्पेंड किया हुआ, मतलब समथिंग लाइक दिस, ऐसा बोला है क्वेश्चन में, राइट। The system oscillates with a frequency n. What will be the frequency if a mass of 4m is suspended from the same spring? Again simple question है, frequency 1/2 pi under root of k by m होता है, मतलब in short n is inversely proportional to root of m, right। तो initially n1 is proportional to root of m, क्योंकि मास था आपका m, and then finally n2 is under root of 1/√2 4m, क्योंकि मास 4 टाइम्स हो गया। तो n2 by n1 जब मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा m अपॉन 4m, कैंसिल कैंसिल, तो n2 by n1 विल बी इक्वल टू 1/2, मतलब n2 इज बेसिकली n1/2, मतलब n/2, मतलब ऑप्शन नंबर सी है। तो इजी था, यू जस्ट हैव टू सी, जस्ट हैव टू नो रिलेशंस पता होने चाहिए, दैट्स इट। तो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, इतना पता होना चाहिए था, सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18th, फाइव आइडेंटिकल स्प्रिंग्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग 3 कॉन्फ़िगरेशन। 3 कॉन्फ़िगरेशन है, 3 सिस्टम में 5 सेम टाइप ऑफ स्प्रिंग्स यूज किए हैं। द टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन इन कॉन्फ़िगरेशन 1, 2 एंड 3 आर। इजी है, इजी है बहुत। पहली फिगर अगर आप देखोगे तो एक ही स्प्रिंग है विथ मास m, कांस्टेंट k। यहाँ देखोगे तो 2 स्प्रिंग है इन सीरीज विथ मास m एंड कांस्टेंट्स ऑफ बोथ आर k। और तीसरा अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 पैरेलल स्प्रिंग्स है विथ अगेन मास m एंड कांस्टेंट्स अगेन k एंड k। इजी है, आपको फ्रीक्वेंसी का पूछा है, टाइम पीरियड पूछा है, टाइम पीरियड आपको पता होता है। टाइम पीरियड इन फर्स्ट केस इज, यू नो दिस, 2 pi under root of m by k। This is what you already know, 2 pi under root of m by k।
आपको पता है यहाँ पे आएगा टाइम पीरियड T2 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के इक्विवेलेंट। यहाँ पे आपको पता है के इक्विवेलेंट क्या होता है, K1 प्लस K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2, हमने पहले भी किया है, ये सीरीज में है इसलिए। और K की वैल्यू सेम है तो 2K स्क्वायर, सॉरी K इंटू के इज के स्क्वायर अपॉन 2K, कैंसिल कैंसिल मतलब K/2 आता है ये K/2 आया, मतलब टाइम पीरियड आपका आ गया T2 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन K/2, मतलब K और ये बाई 2 मतलब 2 ऊपर जाएगा तो 2m/K आएगा, तो 2m/K आएगा यहाँ पे। ऑलराइट, K/2 आया तो ये 2m/K आएगा रूट में। और आपको पता है T3 इज ऑल्सो लाइक दिस m अपॉन K इक्विवेलेंट। पैरेलल कॉम्बिनेशन में K इक्विवेलेंट होता है K1 प्लस K2, मतलब 2K आ गया क्योंकि K सेम है, तो T3 हमको मिल गया 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन 2K। तो जब मैं रेशो लूँगा T1 इज टू T2 इज टू T3, जब आप रेशो लोगे तो उस केस में आपको पता है 2 पाई और m सब में से कैंसिल होने वाला है, तो अल्टीमेटली आपको मिलेगा 1 अपॉन रूट K T1 से इज टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ K/2 T2 से इज टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2K T3 से। मतलब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, राइट, तो 1 इज टू रूट 2 इज टू 1 अपॉन रूट 2, तो आपको मिल गया ये रेशियो 1 इज टू रूट 2 इज टू 1 अपॉन रूट 2, ऑप्शन नंबर ए। एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था। अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ क्या फर्दर? यस कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? t इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन रूट के है, तो T1 इज टू T2 इज टू T3 इज नथिंग बट, आपको पता है 1 अपॉन K1 इज टू 1 अपॉन K2 इज टू 1 अपॉन K3 रूट में। पहले केस में तो सिर्फ K ही आएगा क्योंकि एक ही स्प्रिंग है। दूसरे केस में K इक्विवेलेंट हमने देखा K/2 है, तो अंडर रूट ऑफ K/2 आ गया। तीसरे केस में अंडर रूट ऑफ 2K था, तो डायरेक्टली आ गया ये रूट के तो कैंसिल होगा, रेशियो ले रहे हो तो डायरेक्टली आ गया ये आपके पास इक्वल टू 1 इज टू रूट 2, क्योंकि 1 अपॉन रूट ऑफ K बाई रूट 2 तो ऊपर जाएगा, इज टू 1 अपॉन रूट 2 हो गया डायरेक्टली सॉल्व। 18 नंबर, सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन था। 19th क्वेश्चन, what will be the force constant of the spring shown in the figure? मतलब आपको इक्विवेलेंट K पूछा है और ये भी सिंपल है। हमारे पास पहले ये एक स्प्रिंग है एंड देन दिस स्प्रिंग, और इसको यहाँ पे एक और स्प्रिंग है। इफ आई कैन सी करेक्टली, लेट मी जस्ट जूम लिटिल बिट, K1 एंड K2 ऐसा है ये। तो इस स्प्रिंग का कांस्टेंट K1 है, इसका K1 है K1 है, और इसका K2 है, उस पर मास m लगाया है। तो ये जो ऊपर के तो दो स्प्रिंग है ये पैरेलल में है, राइट। तो सबसे पहले इसका K इक्विवेलेंट मतलब K पैरेलल मुझे पता है K1 प्लस K2 होगा, K1 प्लस K1 होगा, क्योंकि दोनों K1 है तो 2K1 आ गया। अब आप सिंप्लीफाई करके देखोगे तो ये दो स्प्रिंग हटा के मैं एक ही स्प्रिंग लगा सकता हूँ विथ अ स्प्रिंग कांस्टेंट 2K1। हमने क्या किया, हमारे पास दो स्प्रिंग्स थे, दोनों को हमने पैरेलल में लगाया हुआ है, और उसका रिजल्टेंट आ गया 2K1, और नीचे और एक स्प्रिंग है विथ K2 कांस्टेंट एंड मास m, राइट। तो आपका K इक्विवेलेंट यहाँ कैसे निकलेगा? फाइनली K इक्विवेलेंट विल बी K सीरीज, फाइनल मतलब K रिजल्टेंट बोल रहा हूँ मैं। किसका सीरीज 2K1 और 2K2 का, और हमको पता है 2K1 और K2 का। तो फाइनली मुझे 1 अपॉन KR रिजल्टेंट निकालना है, तो 1 अपॉन 2K1 प्लस 1 अपॉन K2 आएगा, तो K2 प्लस 2K1 अपॉन 2K1 K2 इसका रेसिप्रोकल, तो KR इज 2K1 K2 अपॉन K2 प्लस 2K1, ऐसा ऑप्शन आना चाहिए।
ऐसा ऑप्शन नहीं है, लेकिन डायरेक्टली ऑप्शन सी तो दिया, ये ऑप्शन सी है डायरेक्ट, सिंपल क्वेश्चन था, ऑप्शन सी है ना। इफ यू चेक करेक्टली, नहीं नहीं करेक्ट नहीं है, ऑप्शन बी ऑफ करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ऐसा है, आपको 1/kr नहीं, आपको kr पूछा है। ओके, तो हाउ डू यू फाइंड आउट kr without simplifying, without even using this? यहाँ तक तो समझ गया। K1 दो स्प्रिंग को इक्विवेलेंट जो आएगा वो K1 प्लस K1 2K1 आएगा, वो 2K1 और नीचे का K2 ये सीरीज में है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा देंगे 1/kr इक्वल टू 1/2K1 प्लस K2, फिर मुझे मिल जाएगा kr इज रेसिप्रोकल ऑफ दिस 1/2K1 प्लस 1/K2 का रेसिप्रोकल होगा, -1 होगा पावर में। ओके राइट, ये नहीं समझा तो वापस मैं बता देता हूँ, सिंपल स्टेप है ये। तो फाइनली ऐसा आने वाला है ना वो 1/2K1 प्लस K2, तो kr क्या आएगा फिर, रेसिप्रोकल ऑफ दिस, मतलब 1/2K1 प्लस 1/K2 रेज टू -1। ऑप्शन नंबर बी आएगा आपका, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, a mass m is suspended by two springs of force constant K1 K2 respectively as shown in the diagram. The total elongation, मतलब total stretch of the spring is, diagram दिया तो है नहीं, तो दिया है, yeah, diagram is over here, right? So let me zoom it little bit. तो K1 K2 ठीक है, I'll be uploading this question set on the application also. तो हमको ऐसा दिया हुआ है, this is one spring with constant K1, other with K2, and you have a mass m. तो आपको पूछा है total elongation of the two springs. elongation क्योंकि मास लगाया है तो springs elongate होंगे, लेंथ बढ़ेगा उसका, तो how much is the total elongation? बहुत easy है ये। क्यों easy है? हमने ऑसिलेटरी मोशन में ये सीखा था, force is proportional to x in case of springs, तो force is equal to kx, right? k spring constant, तो x is equal to force upon k, सिर्फ यहाँ पे k इक्विवेलेंट यूज होगा, राइट? k इक्विवेलेंट यूज होगा यहाँ पे, और फोर्स हमको पता है mg है, बट फोर्स इज mg क्योंकि ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑन दिस, एंड दिस mg इज एक्चुअली, ये mg है जो स्प्रिंग्स को इलोंगेट कर रहा है। और आपको पता है यहाँ पे k इक्विवेलेंट क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो मैं ये इक्वेशन 2 और 3 1 में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो सब्स्टिट्यूटिंग 2 and 3 in equation number 1, राइट? तो आपको मिल जाएगा x इक्वल टू f विच इज mg अपॉन K1 K2, और अपॉन ये ऊपर जाएगा K1 प्लस K2, तो mg K1 प्लस K2 अपॉन K1 K2, ये ऑप्शन नंबर बी में दिखता है मुझे, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सिंपल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। A simple harmonic motion is represented by x is equal to 5√2 sine of 2 pi t plus cos of 2 pi t. The amplitude of the SHM is, मैंने आपको बताया था जब x इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस b cos ओमेगा t हो, तो इस केस में एम्पलीट्यूड, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड a होता है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पर हमारे गिवन इक्वेशन में, बट इन गिवन इक्वेशन 1, हमारे गिवन इक्वेशन में a और b की वैल्यू सेम है, विच इज 5√2, क्योंकि जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा साइन 2 पाई ओमेगा टी से, तो 5√2 साइन 2 पाई टी और 5√2 cos 2 पाई टी, मतलब a और b सेम है, तो देयरफॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमको मिल जाएगा a इज इक्वल टू
5√2 का स्क्वायर प्लस 5√2 का स्क्वायर, तो दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 5√2 का स्क्वायर, राइट, 2 टाइम्स हो गया ना वो, तो 2 इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू √2 का स्क्वायर 2, मतलब 25 इंटू 4 मतलब 100 का रूट मतलब 10, तो एम्पलीट्यूड आपका आ गया 10 सेंटीमीटर का, ऑप्शन नंबर ए। इजी क्वेश्चन था, खत्म, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। The kinetic energy and potential energy of a particle performing SHM with amplitude A will be equal to its displacement. तो बोला है आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कब होंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता है हम लोगों को, यस, हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो k/2 कैंसिल, मतलब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2, मतलब एक्स इक्वल टू a/√2। तो a/√2 पे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होता है, a/2 पे नहीं, हाफ एम्पलीट्यूड पे नहीं। हाफ एम्पलीट्यूड पे क्या होता है हमने कल देखा था, पोटेंशियल एनर्जी 1/4, काइनेटिक एनर्जी 3/4, हमने कल देखा था। a/√2 पे x इक्वल टू a/√2 पे यू हैव both of this equal, kinetic energies and potential energies as equal. Next question, question 23rd. When a particle oscillates simple harmonically, its kinetic energy varies periodically. Okay, मतलब when a particle oscillates, जब एक पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है तो काइनेटिक एनर्जी का वेरिएशन पीरियोडिक होता है। अगर आपको थ्योरी याद है तो हमने वो थ्योरी में भी दिखाया था, चलो ठीक है। एनीवेज, if frequency of particle is n, the frequency of kinetic energy is very good. अगर पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी, ऑसिलेशन का फ्रीक्वेंसी, मतलब एक सेकेंड में पार्टिकल कितने ऑसिलेशन परफॉर्म करता है उसका फ्रीक्वेंसी n है, तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, ऐसा आपको पूछा है। बहुत इजी क्वेश्चन है। व्हाई? बिकॉज मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और आपको पता है x इज नथिंग बट, आपको पता है x इज नथिंग बट a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, उसका भी स्क्वायर कर लूंगा मैं, सिर्फ x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया, बिकॉज वी नो दैट सिंस x is a साइन ऑफ ओमेगा t प्लस फाइव, ये हमको पता है, गुड इनफ। तो काइनेटिक एनर्जी जो आपका आएगा हाफ के ए स्क्वायर माइनस, इसको स्क्वायर करूंगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, तो ये आएगा हाफ के ए स्क्वायर कॉमन 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। ओके, तो ये आएगा आपका हाफ के ए स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज कॉस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव। सिंपल 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 सिंपल। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा, राइट? व्हाट वी नो इज बट कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, ऐसा पता होना चाहिए आपको फॉर्मूला। तो हमको मिलेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव will be equal to 1 plus cos of 2 times of omega t plus 5 by 2. So this will be equal to 1 plus cos of 2 omega t plus 2 5 by 2. Therefore kinetic energy आपको मिल जाएगा यहाँ पे, kinetic energy आपको मिल जाएगा यहाँ पे हाफ के ए ओमेगा स्क्वायर, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव की जगह पे डालूंगा मैं 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी प्लस 2 5 वोल अपॉन 2,
ओके, तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट होता है, पता होना चाहिए. सो काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू के ए स्क्वायर बाई 4, क्योंकि 2 into 2 is 4. करेक्ट. 1 plus cos of 2 omega t plus 2 phi. इसका मतलब हम लोग फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? आपको याद होगा जब हम लोग लिखते हैं साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5, तो ये हो गया आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, राइट. ओके, तो ओमेगा इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड मान लो. हाँ, 2 पाई बाई टाइम पीरियड मतलब n. लीनियर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ओमेगा बाई 2 पाई. ये पता होना चाहिए. लीनियर फ्रीक्वेंसी इज ओमेगा बाई 2 पाई. दिस इज व्हाट यू शुड नो. अगर ये पता है तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो नहीं होगा. इजी है ये, राइट. देयरफॉर सॉरी, बट फ्रीक्वेंसी मैंने अभी बताया इस एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 पाई, है ना. तो इसको मैं कंप्लीट वर्ड्स में लिखता हूँ सो दैट यू नो कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. बट linear frequency is equal to angular frequency by 2 pi. काइनेटिक एनर्जी के लिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना है? 2 ओमेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 ओमेगा आया तो 2 ओमेगा बाय 2 पाई. बराबर. गुड. 2 कैंसिल, ओमेगा बाय पाई. ओके, राइट. बट इनिशियली क्या दिया था? बट x इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस 5 है. इस केस में भी ओमेगा जो था आपका 2 पाई n था, मतलब n इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई था. बराबर. मतलब यहाँ से आपके पास आया ओमेगा बाई पाई एज 2n, तो आपको मिल गया 2n. मैं वापस क्वेश्चन बता रहा हूँ. क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पार्टिकल का ऑसिलेशन फ्रीक्वेंसी है n. ठीक है, n. ओके, राइट. तो मतलब ये उन्होंने बोला है, मतलब n इक्वल टू ओमेगा बाई 2 पाई मिल गया, तो ओमेगा बाई पाई 2n मिल गया हमको. करेक्ट. काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी इज हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. एक्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया तो हाफ के ए स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5. ए स्क्वायर कॉमन निकाल लिया. 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 आया, दैट इज कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5. कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा अपॉन 2. सब्स्टिट्यूशन करते गए, सॉल्व करते गए, फाइनल इक्वेशन हमको मिला काइनेटिक एनर्जी का, जिसमें 1 प्लस कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी है. लीनियर फ्रीक्वेंसी इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 पाई. तो नए केस में काइनेटिक एनर्जी का लीनियर फ्रीक्वेंसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी अपॉन 2 पाई. व्हाट इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी हियर? 2 पाई अपॉन 2 ओमेगा अपॉन 2 पाई. 2 कैंसिल, ओमेगा बाय पाई. बट ओमेगा बाय पाई क्या था? 2n था. तो अगर पार्टिकल का फ्रीक्वेंसी n है तो काइनेटिक एनर्जी का फ्रीक्वेंसी 2n होगा. तो ये हमने नया चीज सीखा आज, राइट. अगर ऐसा क्वेश्चन बोला है कि अगर पार्टिकल का ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी 10 हर्ट्ज है तो काइनेटिक एनर्जी का कितना होगा? 20 हर्ट्ज होगा, राइट. तो बहुत सिंपल है, एक्सट्रीमली सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है. Great. Let's move to next question, 24th. If two SHMs are represented by equations, पहला है y1 equal to 10 sin of 3 pi t plus pi by 4. दूसरा है y2 is equal to 5 sin of 3 pi t plus root 3 cos of 3 pi t. The ratio of their amplitude simple है. इसका एम्पलीट्यूड a1 इक्वल टू 10 है डायरेक्टली. इसका एम्पलीट्यूड a2 कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले मैं y2 को लिख लूंगा एज y2 इक्वल टू 5
साइन ऑफ 3 पाई टी प्लस 5√3 कॉस ऑफ 3 पाई टी। तो A2 विल बी, जैसे आपको याद होगा मैंने अभी भी बताया, ऐसे केसेस में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होता है A² प्लस B²। हमारे लिए A5 और B5√3, तो 5² प्लस 5√3 का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, मैंने अभी अभी बताया है, लास्ट सेशन में भी बताया था। तो ये हो जाएगा 5² 25 प्लस 5² 25 इंटू 3 75, मतलब ये आ गया √100, मतलब ये भी आ गया 10। तो A1/A2 इज जस्ट 10/10, मतलब 1:1। तो रेशियो इज 1:1, ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन आर वेरी सिंपल एंड गुड। 25th is easy again. The length of simple pendulum executing SHM is increased by 21%. अगर पहले लेंथ L1 था, राइट, अब L2 जो है वो 21% से इंक्रीज किया है, तो L2 इक्वल टू L1 प्लस 21% ऑफ L1, मतलब L1 प्लस 0.21 L1, मतलब 1.21 टाइम्स ऑफ L1, मतलब L2/L1 का रेशियो आपको मिल गया 1.21 इन शॉर्ट, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन। द परसेंटेज इंक्रीज इन द टाइम पीरियड इज, आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड का परसेंटेज इंक्रीज कैसे निकालते हैं। परसेंटेज चेंज या इंक्रीज इन टाइम पीरियड इज, इन टाइम पीरियड, that is T2 minus T1 upon T1 into 100. One thing is this, correct? परसेंटेज चेंज इन लेंथ बोला है ना, यस, परसेंटेज चेंज इन लेंथ बोला है आपको, गुड, राइट। हाँ, अब हमको पता है T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ L/G, तो T² इज बेसिकली, T² करोगे या तो ऐसा बोल दो यहाँ से, T इज प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ L, ऐसा बोल दो, सिंपल, राइट। बाय द वे, आपको इसको लिखना है तो आप इसको 121/100 भी लिख सकते हो ना, तो दैट बिकम्स इजी। तो T2/T1 मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ L2/L1, और L2/L1 इज 121/100, तो ये आ गया 11/10। इजी इजी, वेरी इजी, राइट। और परसेंटेज चेंज, देयरफॉर परसेंटेज इंक्रीज या परसेंटेज चेंज जो मैंने लिखा यहाँ पे इन टाइम पीरियड T, ये लिखा है T2 minus T1 upon T1 into 100, इसको मतलब ऐसे लिख सकता हूँ ना, T2/T1, राइट, माइनस T1/T1 कर सकते हैं हम लोग ऐसा, राइट, कर सकते हैं हम लोग इसको ऐसा, माइनस T1/T1 इज 1 into 100। T2/T1 आपने निकाला 11/10 माइनस 1 into 100, तो ये आ गया आपका 11 minus 10/10, 11 minus 10/10 मतलब 1/10 into 100, मतलब 10% आ गया। तो 10% increase in period if the length is increased by 21%, right? Good. So questions are very simple. The remaining questions I am going to leave as an assignment for you. 5 questions ही बचे आपके अब, so 5 questions will be left in assignment for you.